नमस्कार। उज्योति लर्निंग प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरेश आनंद। स्वागत करता हूं आपका इस कक्षा में, जहां पे कि हम आपके सामने पढ़ेंगे, हम आप लोगों को पढ़ाएंगे केमिस्ट्री। तो आइए हम लोग देखते हैं केमिस्ट्री में क्या। उससे पहले जरा हम लोग जान लें कि इस प्लेटफॉर्म के बारे में, उज्योति लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो जैसा कि आप सबको पता ही होगा, और अगर पता ना हो तो मैं आपको बता देता हूँ, उज्योति लर्निंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम आप तक लाए हैं एक ऐसी शिक्षा का माध्यम जिससे कि आप घर बैठे ही मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से अपनी पूरी तैयारी कर सकें। आपको कहीं बाहर जाने की आवश्यकता ना हो। सभी विषयों की तैयारी हमारे अनुभवी शिक्षकों द्वारा कराई जाती है। तो आइए हमारे साथ जुड़ें। और आप तो जैसे जुड़ ही चुके हैं, चूँकि आप ये इस कक्षा को देख रहे हैं, और आपके जो मित्र फ्रेंड जो नहीं जुड़ पाए हमसे, उन्हें उन तक भी यह जानकारी साझा कीजिए, ताकि वो भी आपके साथ इस चीज़ का लाभ उठा पाएँ। और आइए हम और आप मिलकर बिहार के इस भविष्य को बेहतर बनाएं और शिक्षा को एक नई ऊंचाई पर लेकर चलें। आज की कक्षा में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि विज्ञान है क्या। देखिए, 10वीं का जो सिलेबस है आपके सामने, 10वीं का सिलेबस बहुत ही वास्ट सिलेबस है। पर हम 10वीं का सिलेबस शुरू करने से पहले हम लोग कुछ बेसिक्स को कवर कर लेंगे। तो उसमें सबसे पहले हम लोग जानें कि विज्ञान क्या है। जो हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री किस चीज़ का पार्ट है? विज्ञान का पार्ट है। विज्ञान क्या है, सबसे पहले हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे। और उसके बाद हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि विज्ञान को किन भागों में बांटा गया है, किन किस आधार पर उन भागों में बांटा गया है। उन भागों को पढ़ेंगे, उस भाग को भी आगे हम लोग देखेंगे कि उन भागों को किन उपभागों में बांटा गया। हालांकि अब यह बात आपको थोड़ी अजीब सी लग रही होगी, कन्फ्यूजिंग लग रही होगी, पर हम जब इसको पढ़ेंगे तो आपको मैं गारंटी देता हूँ कि आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि हम जब पढ़ाने आए तो कन्फ्यूजन की कोई बात ही नहीं है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक ना। और आप लोग जो है ना, पेन पेपर लेके तैयार हो जाइए नोट करने के लिए। लेकिन ज़रा ध्यान दीजिएगा, पढ़ाई क्या होती है सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ। पढ़ाई ये नहीं होती कि बोर्ड पे जो लिखा हुआ है उसको मैंने नरेट करके बता दिया आपको और वो पढ़ाई है। नहीं, पढ़ाई वो होती है जैसे बोर्ड पे जो लिखा हुआ है उसको मैं आपको समझाऊँ, एक्सप्लेन करूँ। टीचर्स का काम बुक नरेट करना नहीं होता, टीचर्स का काम होता है बुक को इंटरप्रेट करना। मतलब टीचर्स का काम ये नहीं होता कि बुक में लिखी गई लाइन को लाइन बाय लाइन पढ़ देना। नहीं, शिक्षक का काम होता है कि बुक में लिखी लाइन का के क्या मायने हैं, बुक में लिखी वह पंक्ति कहाँ तक सुटेबल है, कहाँ तक नहीं है। इस बातों को, इन बातों को बड़े ही अच्छे तरीके से विभाजित करना और बस छात्रों तक पहुँचाना। आइए इस कड़ी में हम आपके सामने जोड़ते हैं और प्रयास करते हैं एक बेहतर कल बनाने का। सबसे पहले आप देख रहे होंगे क्या लिखा हुआ, विज्ञान। विज्ञान के बारे में हम लोग सबसे पहले जान लें कि विज्ञान आखिर है क्या। तो जैसा कि आप किताबों में जानते होंगे, किताबों में कई सारी परिभाषाएं लिखाई होती है विज्ञान की। उनमें से एक परिभाषा काफ़ी प्रचलित है कि किसी भी चीज़ के विशिष्ट विश्लेषणात्मक ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। किसी भी चीज़ के क्रमागत क्रमवार ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। अब हम लोग समझते हैं, ये तो आपकी हुई किताबी परिभाषा। अब हम लोग समझते हैं कि इसका अर्थ क्या है, आखिर किताब कहना क्या चाह रहा है इन माध्यमों से। तो किताब कहना चाह रहा है, देखिए, क्रमागत, क्रमवार। क्रमागत मतलब स्टेप वाइज। हाँ, एक चीज़ और ध्यान में रखें आप, क्या कि इस बार जो हम लोग पढ़ाई करेंगे, जो भी हम लोगों ने नया सेशन शुरू किया है आज से आप और हम जुड़कर, हम लोग पढ़ाई का माध्यम जो रखेंगे वो रखेंगे, चूँकि हिंदी मीडियम रखेंगे, चूँकि बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए आवश्यक है कि वह हिंदी मीडियम अच्छे से समझें। क्योंकि आप लोग बचपन से ही हिंदी मीडियम में रह चुके हैं, तो आप लोगों को एक कहीं ना कहीं इंग्लिश से डर भी लगता होगा। पर ध्यान दीजिएगा, क्या आगे की कक्षाओं में जब आप जाएंगे तो आपको हिंदी मीडियम बहुत काम नहीं आने वाला है। खास करके जब आप विज्ञान पढ़ेंगे, विज्ञान की कई सारी किताबें हैं जो कि अच्छी किताबें, जो कि अंग्रेज़ी में ही आती हैं, हिंदी में बहुत अच्छी किताबें नहीं आती हैं। ऐसा नहीं कि मेरा हिंदी से कोई वैर है, मैं भी हिंदी भाषी हूँ और मुझे भी हिंदी से उतना ही प्यार है जितना आपको है। पर हमारी और आपकी एक मजबूरी है कि हम लोग पढ़ाई में हिंदी और इंग्लिश दोनों का बैलेंस बना कर चलें, तभी हम लोगों का फ़ायदा होगा। हम लोग प्रयास क्या करेंगे, पढ़ेंगे सारी चीज़ें हिंदी में, पर उसके अंग्रेज़ी मीनिंग को भी रटते चलेंगे, याद करते चलेंगे, ताकि कहीं भी हमको आगे की कक्षाओं में आसानी हो, कोई कठिनाई का सामना ना करना पड़े। तो जो भी मैं आपको हिंदी में बता रहा हूँ वो मैं इंग्लिश में भी आपको बताऊँगा। एटलीस्ट मैं उन शब्दों की इंग्लिश ज़रूर आपको बता दूंगा, ताकि जब आप आगे की कक्षाओं में जाएँ तो आपको कोई भी कठिनाई का सामना ना करना पड़े। तो देखिए, किसी भी चीज़ के क्रमागत ज्ञान को, जैसा कि आपने पढ़ा है किताबों में कि क्रमागत ज्ञान को क्या कहते हैं, हम विज्ञान कहते हैं। अब क्रमागत को हम कहते हैं स्टेप वाइज। क्रमागत का मतलब क्या होता है, क्रम बाय क्रम। मतलब स्टेप वाइज का मतलब क्या है, एक स्टेप पहले, जैसे कि मान के चलिए सीढ़ी आपको चढ़ना है, तो आप छलांग मार कर नहीं चढ़िएगा।
आप चलिएगा पहले एक स्टेप पे पैर दीजिएगा, फिर नेक्स्ट स्टेप पे, फिर नेक्स्ट स्टेप पे। जैसे कि गांव में जानते होंगे कोई कोई उकट्ठी बच्चा रहता है। अब उकट्ठी किसे कहते हैं बताता हूँ मैं। कोई शरारती बच्चा रहता है, आपको भली भांति पता होगा। जैसे मान के चलिए एक सीढ़ी है, ठीक ना, ठीक, सीढ़ी है। अब कोई बच्चा, किसी बच्चे को उतरना है यहाँ से, तो बहुत सारे बच्चे होते हैं सीधे यहाँ पे पैर डालेंगे, फिर यहाँ पे पैर डालेंगे, फिर यहाँ पे पैर डालेंगे। इसमें चांसेस क्या होंगे कि वो बच्चा कभी गलती से अगर पैर उसका स्लिप किया तो कोई भी बच्चा वो लुढ़क सकता है। लुढ़कते लुढ़कते बच्चे की हड्डी टूट सकती है। और बच्चे की हड्डी टूटे, ये कोई अच्छी बात है क्या? बिल्कुल ही नहीं। हालांकि और आप और हम में से कई बच्चों ने कभी न कभी अपनी हड्डियां, टांग तुड़वाए हैं अच्छे से, क्योंकि जो बच्चा अपनी टांग ना तुड़वाए, हाथ ना फोड़वाए, वो बच्चा आखिर कैसा है। तो ये जो हम लोगों ने बिना छलांग मारे हुए एक स्टेप को आगे बढ़ा, फिर आगे अगले स्टेप पे पाँव रखा, फिर अगले स्टेप पे पाँव रखा, इसको क्या कर रहे हैं हम? स्टेप वाइज चल रहे हैं। जो हमारे सामने आ रहा है पहले हम उसको फॉलो कर रहे हैं, उसके बाद अगली चीज़ों को देख रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं, चीज़ें क्लियर होती जा रही हैं। इसी को कहते हैं स्टेप वाइज। पहले जैसे कि यहाँ पे इस स्लाइड को देखिए, पढ़ने का क्या तरीका है। इस स्लाइड को पढ़ने के कई तरीके होते हैं। सबसे पहले तरीका तो है कि इस स्लाइड पे जो भी चीज़ है उसको मैं रैंडमली डिस्कस करूँ। देखिए यहाँ पे विज्ञान लिखा है, यहाँ पे जीव विज्ञान लिखा है, यहाँ पे भौतिक विज्ञान लिखा है, यहाँ पे भौतिकी है, वहाँ पे वनस्पति विज्ञान है, जंतु विज्ञान, रसायन शास्त्र। मैं सीधे उठाऊँ जंतु विज्ञान से, ये आपको पढ़ा दूँ। फिर मैं उठाऊँ भौतिकी को, ये मैं पढ़ा दूँ। फिर मैं उठाऊँ वनस्पति विज्ञान को, ये मैं पढ़ा दूँ। फिर मैं उठाऊँ रसायन शास्त्र को, ये मैं पढ़ा दूँ। फिर मैं उठाऊँ जीव विज्ञान को, फिर भौतिक विज्ञान को, फिर विज्ञान को। मैं इस तरह भी पढ़ा सकता हूँ। पर पढ़ाने का क्या वो सही तरीका होगा? जी नहीं। अगर आप जंतु विज्ञान देख रहे हैं तो जंतु विज्ञान में ये शब्द लगा हुआ है विज्ञान, पहले आपको इसके बारे में जानना आवश्यक है। क्यों? हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे क्या सबसे ऊपर में लिखा हुआ विज्ञान, तो हम लोग पहले विज्ञान को पढ़ेंगे। अब देखिए क्रमागत ज्ञान किसको कहते हैं, पहले हम लोग विज्ञान को पढ़ेंगे। अब विज्ञान को देखिए दो भागों में बांटा गया है। अब हम लोग ये भी देखेंगे किस आधार पर दो भागों में बांटा गया है। न केवल बस इसके भागों को देखेंगे, बल्कि उस आधार को भी डिस्कस करेंगे जिस आधार पर इन दो भागों में विज्ञान को बांटा गया है। समझ पा रहे हैं आप मेरी बातों को? आखिर विज्ञान को जो हमने बांट दिया, किस आधार पर बांटा? दो भाइयों में जमीन का बंटवारा होता है, किस आधार पर होता है? ऐसा थोड़ी कि बड़े को छोटे भाई को ज़्यादा हिस्सा मिलेगा, बड़े भाई को कम हिस्सा मिलेगा, नहीं। कोई ना कोई आधार होता है, बराबरी के हिसाब से बांटा जाता है। अगर 3 भाई हुए तो 33.3% का वो होता है, शेयर होता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो किस आधार पर बांटा गया, हम लोग उस आधार को भी समझने का प्रयास करेंगे। फिर हम लोग क्या समझेंगे, देखिए ये आधार, एक इसका भाग हुआ भौतिक विज्ञान, दूसरा इसका भाग हुआ जीव विज्ञान। फिर हम लोग इन दोनों को समझने का प्रयास करेंगे। फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे भौतिक विज्ञान के उपभागों की ओर, भौतिकी, रसायन शास्त्र। फिर हम लोग बढ़ेंगे जीव विज्ञान के उपभागों की ओर। हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले इसको पढ़ रहे हैं, फिर इसको पढ़ रहे हैं किस आधार पर बांटा गया, फिर हम लोग इसके भागों को पढ़ रहे हैं, फिर उस भाग के उपभागों को पढ़ रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। हमने कहा ठीक है जंतु विज्ञान मुझे नहीं आता है, पर हम लोग आगे बढ़कर देखते हैं कि क्लियर होता है कि नहीं होता है। तो हमने पहले विज्ञान समझा, फिर हमने विज्ञान के दो भाग समझे, फिर उसमें हमने जीव विज्ञान समझा, फिर हमने वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान को समझ लिया। तो हम लोग आगे बढ़ते गए, रास्ता क्लियर होता गया। कभी आप कोहरा में चलते हैं, सुने होंगे कि गांव में आप जब चल रहे हैं बहुत सारा फॉग होता है, मतलब कि उसको क्या बोलते हैं, कोहरा बोलते हैं उसको हम लोग, कुहासा बोलते हैं। तो जब भी आप याद करते होंगे कि गांव में जब कुहासा में चलते होंगे, सर्दी के समय काफ़ी कुहासा रहता है, कुछ दिखाई नहीं देता है। तो आप जो चाहेंगे कि आपसे मतलब 100-150 मीटर दूर की वस्तु दिखाई दे, तो नहीं दिखाई देगी वो वस्तु। जब आप सड़क पे चल रहे होंगे तो जैसे जैसे आप चलते जाते हैं आगे की चीज़ें क्लियर होती जाती हैं। एक ही बार में आपको 100 मीटर तक नहीं दिखता, पर एक ही बार में आपको 5 मीटर 10 मीटर तक का रास्ता दिखता है। पर जैसे ही ये 10 मीटर आप पहुंचते हैं तो रास्ता फिर आगे तक का क्लियर होता जाता है। आप मान के चलिए कि विज्ञान एक ऐसा ही कोसा भरा रास्ता है जहाँ पे हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं चीज़ें क्लियर होती जाती हैं। ये नहीं कि एक ही बार में यहाँ से वहाँ तक दिख जाएगा, नहीं। विज्ञान परिश्रम का नाम है, विज्ञान में परिश्रम करिएगा, आगे बढ़िएगा तो रास्ता आपको क्लियर होता दिखेगा। विज्ञान बहुत परिश्रम मांगता है, और साथ ही साथ विज्ञान इतना ही मज़ेदार विषय है कि इसको पढ़कर फिर आपको मज़ा ही आ जाएगा। आइए हम लोग देखते हैं। और आप लोग कई सारी चीज़ों में मजा जरूर लेते होंगे, पर इस बार पढ़ाई का ही मज़ा हम लोग लेते हैं और देखते हैं पढ़ाई कैसे होती है, ठीक ना। आइए हम लोग देखते हैं विज्ञान के बारे में। विज्ञान के बारे में हम लोगों ने जान लिया कि विज्ञान क्या है, किसी भी चीज़ के क्रमागत विशिष्ट विश्लेषणात्मक ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। अब देखिए विज्ञान को हम लोगों ने दो भागों में बांटा है। अब उसकी ओर हम लोग आते हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, विज्ञान की परिभाषा को, किसी भी किस चीज़ को मैं किस चीज़ के क्रमागत ज्ञान को, किसी भी चीज़, है ना, चीज़ मतलब पदार्थ, मतलब वस्तु,
किसी भी वस्तु चीज पदार्थ मतलब जो भी हो, इन सब से इनके क्रमागत और विश्लेषणात्मक ज्ञान को हम क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं, है कि नहीं? अब देखिए, किसी भी वस्तु के क्रमागत ज्ञान को हम विज्ञान कहते हैं। तो विज्ञान को किन भागों में बांटा गया है? दो भागों में। विज्ञान क्या है? किसी भी वस्तु का ज्ञान ना, तो मतलब वस्तु को भी तो कहीं ना कहीं दो भागों में बांटा गया होगा ना, तब तो विज्ञान को बांटा गया है। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? कनेक्ट कर पा रहे हैं? देखिए, विज्ञान को अगर बांटा गया है, और विज्ञान क्या है? वस्तु का ज्ञान है ना विज्ञान। विज्ञान को अगर दो भागों में बांटा गया तो कहीं ना कहीं वस्तुओं को भी दो भागों में बांटा गया होगा ना। क्या वस्तु का कोई वर्गीकरण आपको पता है? जरूर आपने पढ़ा होगा कि वस्तु दो तरह के होते हैं, सजीव वस्तुएं, निर्जीव वस्तुएं। समझ में आ रही है ना बातें? कभी कभी आपने पढ़ा होगा ना, सजीव क्या होता है, निर्जीव क्या होता है। आपको जो हमारे बायोलॉजी के शिक्षक हैं डॉक्टर अभिषेक ओझा जी, वो अच्छे से पढ़ाए होंगे कि सजीव और निर्जीव का क्या अंतर है। हम लोग यहाँ पे बस इतना ही समझते हैं कि सजीव किसको कहते हैं? जिसमें कि जीवन हो। सजीव मतलब क्या? सजीव किसको कहते हैं? मतलब साथ, जीव मतलब जीवन। जिसमें जीवन हो वह सजीव होता है, जो जीवन के साथ हो उसमें वह सजीव कहते हैं। निर्जीव मतलब क्या? जिसमें जीवन ना हो, जो कि मरा हुआ हो, जिसमें जीवन ना हो वह निर्जीव होता है। जैसे ये पेन क्या है? निर्जीव है। मैं क्या हूँ? सजीव हूँ। आप क्या हैं? सजीव हैं। मेरे सामने जो है कैमरा दिख रहा है, जिससे कि मैं आपको मैं तो आपको नहीं देख रहा हूँ, खैर, जिससे कि आप मुझे देख पा रहे हैं, वो क्या है? निर्जीव है। इसी तरह चीज़ों को आप डिस्टिंग्विश करते हैं, चीज़ों का आप वर्गीकृत करते हैं। तो सजीव वस्तु कितने तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं। वस्तु कितने तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं। वस्तु दो तरह के होते हैं, सजीव और निर्जीव। समझ पा रहे हैं ना आप बात को? वस्तु दो तरह के होते हैं, सजीव और निर्जीव। तो वस्तुओं का ज्ञान कितनी तरह का होगा? दो तरह का। वस्तुओं का ज्ञान भी दो तरह का होगा, ध्यान रखिएगा। तो वस्तु का ज्ञान किस तरह का होगा? दो तरह का। तो एक होता है सजीवों का ज्ञान या सजीवों का विज्ञान, एक होता है निर्जीवों का विज्ञान। समझे? निर्जीवों का विज्ञान, सजीवों का विज्ञान। अब देखिएगा, हाँ, ध्यान ये दीजिएगा कि जैसे कि मैं आपको जो बता रहा हूँ, इसको आप चाहें तो स्लाइड को लिख भी सकते हैं। ध्यान दीजिएगा कि आप स्क्रीनशॉट मत लीजिएगा। स्क्रीनशॉट जैसे ही लेंगे तो आपको एप्लीकेशन से रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा। फिर आपको मुझे कॉल लगाना होगा, फिर मैं यहाँ से जाके जब आपका वो क्लियर करूँगा, फिर आप देख के एप्लीकेशन को फिर से एक्सेस कर पाएंगे। उसमें थोड़ी सी परेशानी आपको होगी। स्क्रीनशॉट ना लीजिए, पॉज करिए वीडियो को, ये सारा नोट डाउन कीजिए। अगर आप नहीं भी करना चाह रहे हैं तो मैं आपको PDF नोट्स जो है इस लेक्चर के समाप्ति के बाद वो आपको मिल जाएगा एप्लीकेशन पे। वहाँ से आप जाके PDF नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको कॉपी करने की भी आवश्यकता नहीं है। आप एक बार हमसे जुड़ गए हैं तो आपकी सारी परेशानियाँ, हमारी परेशानियाँ, इसका हल हम ढूंढेंगे, ठीक ना? अब देखिए, क्या बताया मैंने कि विज्ञान क्या कहते हैं? वस्तुओं के ज्ञान को कहते हैं। वस्तु कितने तरह के होते हैं? सजीव और निर्जीव। तो विज्ञान कितने तरह का होगा? दो तरह का, सजीवों का विज्ञान, निर्जीवों का विज्ञान। तो ध्यान दीजिएगा, भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं? भौतिक विज्ञान कहते हैं सजीवों के विज्ञान को। माफ कीजिएगा, भौतिक विज्ञान कहते हैं निर्जीवों के विज्ञान को। निर्जीव वस्तुओं के बारे में जो भी हम अध्ययन करते हैं, डीप स्टडी करते हैं, उसको हम लोग कहेंगे भौतिक विज्ञान। परिभाषा एग्जैक्ट इसकी ये नहीं है, पर आप समझने के लिए इसे ये याद कर रखिएगा कि सजीव निर्जीवों चीज़ों के जो भी विज्ञान, निर्जीवों का जो विज्ञान होता है, उसे ही हम भौतिक विज्ञान कह सकते हैं। और हाँ, सजीवों का जो विज्ञान होगा उसे हम क्या कहेंगे? जीव विज्ञान कहेंगे। फिजिकल साइंस, बायोलॉजी। हाँ, बायोलॉजी को आप लाइफ साइंस भी कहते हैं, ठीक ना? बायोलॉजी को आप लाइफ साइंस भी कहते हैं। तो आप जब आगे की कक्षाओं में जाएंगे, या कभी आपको सौभाग्य मिला कि आप विदेश गए पढ़ने के लिए, विज्ञान की पढ़ाई के लिए, तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पे बायोलॉजी को हम लोग लाइफ साइंस कहते हैं मेनली, ठीक ना? तो निर्जीवों के विज्ञान को हम लोग भौतिक विज्ञान कहते हैं, सजीवों के विज्ञान को हम लोग जीव विज्ञान कहते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमें ये पता चल गया कि विज्ञान किसे कहते हैं, फिर हमें ये पता चल गया कि विज्ञान को हम किस आधार पर बांटते हैं, फिर हमें ये पता चल गया कि भौतिक विज्ञान क्या है और जीव विज्ञान क्या है। स्टेप बाय स्टेप हम लोग सीख रहे हैं। क्या यह विज्ञान है? यही सीखना तो विज्ञान है। विज्ञान पढ़ने से पहले हम लोग, विज्ञान जब हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया,
विज्ञान के बारे में जानना शुरू किया, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? विज्ञान को पढ़ा। उसके बाद क्या पढ़ा? विज्ञान को कैसे बांटा गया। फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा? विज्ञान को किन भागों में बांटा गया है, उन भागों के बारे में पढ़ा। फिर अब उसके उपभागों के बारे में पढ़ेंगे। स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं, एक सही पाथ फॉलो कर रहे हैं, इसे ही हम लोग विज्ञान कहेंगे। बात समझ रहे हैं ना? तो हम लोग आगे देखते हैं, निर्जीवों के विज्ञान को क्या कहते हैं? भौतिक विज्ञान कहते हैं। अब देखिए, एक चीज़ बताइए, किसी भी पदार्थ में क्या होता है? उसका कुछ गुण होता है कि नहीं होता है? जैसे आप में कुछ गुण होंगे, आप में कुछ दुर्गुण होंगे, मुझ में कुछ गुण है, मुझ में भी कुछ दुर्गुण होंगे ही होंगे। हालांकि मुझ में आपकी तुलना में काफ़ी कम दुर्गुण है। क्यों? मेरी एज आपसे ज़्यादा है, एज के साथ मैच्योरिटी आती है। आप जिस एज में है उसमें आपके पास दुर्गुण होने चाहिए। अगर आप में शरारती कोई तत्व नहीं है तो दिक्कत है भाई, थोड़े बहुत शरारत होनी चाहिए। थोड़ी शरारत नहीं कीजिएगा फिर आप मज़ा क्या लिए। खैर, मज़ा ज़्यादा नहीं लेना, पढ़ाई की तरफ भी आना। तो हम लोग देखते हैं, मैंने क्या कहा? गुण दो तरह के होते हैं। कोई भी वस्तु है तो उसका कुछ ना कुछ गुण होगा। जैसे कि ये मेरे हाथ में ये पेन है, ये पेन क्या है? लंबा है। ये पेन क्या है? गोला गोल सा है। ये पेन क्या है? काले रंग का है ना? ये पेन क्या है? थोड़ा हल्का है। ये पेन है, इसमें कुछ खास वजन होगा, ये इसका गुण होगा। बात समझ रहे हैं? ये इसका गुण हुआ, इस पेन का गुण हुआ कुछ ना कुछ। इसी तरह ये पेन किससे बना हुआ? प्लास्टिक से बना हुआ है। इस पेन का आगे का निब जो है ये किससे बना होगा? कोई सॉफ्ट मटेरियल से बना होगा। पीछे का निब, पीछे का जो ये है हुड, ये किससे बना होगा? कोई ना कोई सॉफ्ट मटेरियल का बना होगा। तो ये इसके रासायनिक गुण हो गए। अब देखिएगा, अब जरा ध्यान दीजिएगा कि गुण के बारे में आप कैसे पता कर सकते हैं। कोई भी इंसान आपके सामने है, मान के चलिए कि आप मतलब आपके कोई कोई मौसाजी आते हैं, दूर के मौसाजी, और वो आपके सामने खड़े रहते हैं और आप जरा सा हिलते डुलते रहते हैं, तो उनको क्या लगेगा? अरे ये तो शरारती बच्चा है भाई। कोई बच्चा जो कि हिल डुल रहा है काफ़ी ज़्यादा, इधर की चीज़ें पकड़ रहा है, उधर की चीज़ें पकड़ रहा है, आते ही उनका फ़ोन है, मौसाजी फ़ोन दिखाइए। मौसाजी क्या बोले? थोड़ा शरारती बच्चा तो है। हाँ, तो इन्होंने मौसाजी ने उसके बाद थोड़ा मौसाजी ने आपको अपना फ़ोन दे दिया। मौसाजी ने आप उनका फ़ोन लिए, फ़ोन में क्या किया आपने? उजोत एप्लीकेशन डाउनलोड किया और आप अपनी पढ़ाई करने लगे। या उजोत का आपने यूट्यूब चैनल सर्च किया यूट्यूब पे और आप अपनी पढ़ाई करने लगे। मौसाजी कहा अरे नहीं, बच्चा शरारती नहीं, बच्चा ने पढ़ने के लिए फ़ोन लिया था। तो मौसाजी ने क्या किया? दो तरह से आपके बारे में परसेप्शन बनाया, दो तरह से विचार बनाया आपके सामने में। एक बार उन्होंने क्या किया? एक बार उन्होंने बस जो है देखा कि आप क्या हरकत कर रहे हैं, उसको देखकर आप आपका गुण बताया कि अरे बच्चा शरारती है। फिर दूसरी बार क्या किया मौसा जी ने? आपको थोड़ा ऑब्जर्व किया, फिर पता किया कि अच्छा नहीं, बच्चा पढ़ने के लिए फ़ोन मांग रहा था। तो आप भी ऐसे ही बच्चे बनिए, फ़ोन यूज़ कीजिए पर पढ़ने के लिए। खेलने के लिए प्लेग्राउंड यूज़ कीजिए। बात समझ रहे हैं ना? खेलने के लिए फ़ोन नहीं होता, प्लेग्राउंड होता है। उससे क्या होगा? आपका फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ ये सही रहेगा। बात समझ रहे हैं? हाँ, तो हम लोग देखते हैं कि हम लोग क्या बात कर रहे थे? गुण। तो मैंने बताया कि मौसा जी आपको देखते हैं दो तरह से देखते हैं। एक तो फर्स्ट टाइम देखते हैं कि आप जैसा बिहेव कर रहे हैं, जैसी हरकत कर रहे हैं, हाँ हाँ, अच्छा इसके बारे में ऑब्जर्व कर ले कि अच्छा ये जो पेन है ये काला है, ठीक है। दूसरी तरह से क्या ऑब्जर्व किए? उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड किए, तब पता चला उसके बारे में। कहीं ना कहीं उसको कुछ माहौल प्रदान किया, उस माहौल में जाके उन्होंने देखा मौसा जी ने कि हाँ इस माहौल में ये आदमी कैसा रिएक्ट करता है, कैसा बिहेव करता है। तो वो दो तरह के गुण हुए, एक गुण जो फर्स्ट टाइम आपने देखा, एक गुण जो सेकंड टाइम आपने देखा। तो देखिए, पदार्थ के दो गुण होते हैं। जैसे आप में दो गुण हुए, पदार्थ के भी दो गुण होते हैं। एक होता है भौतिक गुण, एक होता है रासायनिक गुण। भौतिक गुण, रासायनिक गुण। अब भौतिक गुण किसको कहते हैं? भौतिक मतलब पता है क्या होता है? भौतिक मतलब होता है जो चीज़ें हम देख पाते हैं, जो चीज़ें सामने में है वही भौतिक है। जैसे कि मेरे सामने में ये कैमरा है तो बहुत भौतिक है, और आपके सामने मेरा ये फेस आ रहा है, मेरा ये फिगर आ रहा है, तो ये भौतिक है। पर मेरे सामने आप नहीं है, मेरे सामने ये कैमरा है, तो आप मेरे लिए भौतिक अभी नहीं है। जहाँ जब हम लोग का लाइव इंटरेक्शन होगा कभी, तो आप भी भौतिक हो जाइएगा। भौतिक वही है जो चीज़ें हमें दिख रही हैं, जो चीज़ें जैसी हैं वो भौतिक हैं। और चीज़ों के बारे में जब हम डीप में जाके पढ़ते हैं कि हाँ जो चीज़ नहीं भी है उसको कैसे खोजा जाए, वो चीज़ नहीं भी है तो वो कहाँ है, उसको कहते हैं रासायनिक। बात समझ रहे हैं? इसको मोटा मोटी तौर पे समझिए कैसे मैं कह रहा हूँ। जैसे कि मान के चलिए, जैसे कि सिंपल बात है, मेरे सामने ये एक किताब है, ये एक किताब है, देख रहे हैं ये किताब कौन सी है? विज्ञान की आप ही की पुस्तक है, 10वीं की। अच्छे से फैमिलियर होंगे आप, हैं कि नहीं? एग्ज़ाम हो गया है नवीं का, आप 10वीं में आ गए, तो किताबों से थोड़ा परिचय करना सीखिए। किताब आपका काफ़ी साथ देते हैं। कहा भी जाता है कि पुस्तक से अच्छी, पुस्तक से अच्छा कोई मित्र नहीं होता है। बुक इज़ द बेस्ट फ्रेंड। अच्छा देखिए, ये किताब है, इसके बारे में हमने देखा कि यह किताब है, हाँ इस पर लिखा हुआ है विज्ञान, मतलब ये विज्ञान की किताब है। ये किताब थोड़ी सी मोटी है,
ये किताब है तो ऑब्वियसली पेपर का बना बना होगा, कागज़ का बना होगा, ठीक। ये सारी चीज़ें, ये उसका हुआ भौतिक गुण। किताब की मोटाई कितनी है तो देखिए, ये शायद 2 इंच का मोटा होगा। किताब की लंबाई कितनी है तो शायद ये 7-8 इंच का ये 10 इंच का लंबा होगा। किताब की चौड़ाई कितनी है तो ये लगभग 5 इंच का, ये 7 इंच का चौड़ा होगा। ये सारी चीज़ें हैं ना, ये किताब का क्या हुआ, भौतिक गुण हुआ, ठीक। अब देखिए, किताब है, किताब को प्रिंट करने में कौन सा चीज़ यूज हुआ, कोई ना कोई इंक यूज हुआ होगा। ये किताब है तो इसको प्रिंट करने में कोई ना कोई इंक यूज हुआ होगा ना। उस इंक के बारे में जब हम जानेंगे तो वो हुआ रासायनिक गुण। जब हम लोग डीप में जाकर पढ़ने लगे तो रासायनिक गुण हुआ। किसी न किसी सरकमस्टांस, किसी न किसी कंडीशन में जाकर पढ़ाई किए, इसके बारे में तो ये हुआ रासायनिक गुण। तो भौतिक गुण किसी चीज़ का क्या होता है जिसको हम 10 देखते ही पता कर पाते हैं कि हाँ ये गुण है, तो वो हुआ भौतिक गुण। और रासायनिक गुण किसी चीज़ का क्या होता है जिसको हम डीप स्टडी के बाद जानते हैं कि हाँ ये चीज़ है, और रासायनिक गुण। बात समझ पा रहे हैं ना। तो भौतिक गुण पदार्थ में, निर्जीव पदार्थ में या पदार्थ में कितने तरह के गुण होते हैं, 2 गुण, भौतिक गुण और रासायनिक गुण। तो उसी तरह देखिएगा, आपने क्या कहा कि जब आप निर्जीव पदार्थों का अध्ययन करते हैं तो उसको क्या कहेंगे, हम भौतिक विज्ञान कहेंगे। अब किसी चीज़ का अध्ययन करके हम क्या पता करेंगे, उसी का गुण ही पता करेंगे ना। इसके बारे में अध्ययन करेंगे तो हम क्या पता करेंगे कि जो गोला है मोटा है, ये कितना मोटा है, इसकी गोलाई पता करेंगे, इसकी लंबाई पता करेंगे, इसका कलर कैसा है ये पता करेंगे, ये किस चीज़ का बना है ये पता करेंगे। कि गुण का ही तो पता कर रहे हैं ना। अध्ययन करके किसी का आप क्या पता करते हैं, गुण पता करते हैं, सीधी बात। अब गुण किस तरह के हो सकते हैं, 2 तरह के गुण हो सकते हैं भाई, आपको पता होगा। भौतिक गुण हो सकते हैं, रासायनिक गुण हो सकते हैं। जैसे निर्जीव पदार्थों के विज्ञान यानी कि भौतिक विज्ञान में आपने क्या पढ़ा, निर्जीव पदार्थों के गुणों के बारे में पढ़ा, ठीक। तो गुण कितने तरह के हो सकते हैं, या तो भौतिक गुण होंगे या तो रासायनिक गुण होंगे। अब हम लोग जब किसी पदार्थ के भौतिक गुणों का अध्ययन करेंगे हम लोग करेंगे उसे भौतिकी के अंतर्गत, फिजिक्स के अंतर्गत। जब किसी पदार्थ के रासायनिक गुणों का अध्ययन करेंगे तो हम लोग करेंगे उसको केमिस्ट्री के अंतर्गत, रसायन शास्त्र के अंतर्गत। इसी तरह देखिए, सजीवों के विज्ञान को क्या कहते हैं, बायोलॉजी कहते हैं, जीव विज्ञान कहते हैं, लाइफ साइंस कहते हैं। तीनों में से आप कुछ भी कहिए, आपकी मर्जी, कुछ और मत कहिए। ये 3 नाम है, ये 3 नामों से याद रखिए इसको। अब हम लोग देखते हैं बायोलॉजी। अब सजीव, सजीव कितने तरह के होते हैं, सजीव कौन कौन होते हैं पहले ये बताइए। मैं सजीव हूँ, मेरे सामने ये जो पेन है ये सजीव नहीं है। आप सजीव हैं, आप जो मेरा लेक्चर देख रहे हैं बच्चे। आपके घर के आसपास जो पेड़ पौधे होंगे वो सजीव होंगे, जो चिड़िया उड़ रही है वो सजीव हैं। ये सब चीज़ें सजीव हैं। पर सजीव कितने तरह के हुए, सजीव मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, जंतु और वनस्पति। बात समझ रहे हैं ना। जंतु और वनस्पति मतलब पेड़ पौधे अलग होते हैं, और मतलब प्लांट किंगडम होता है, एनिमल किंगडम होता है। जंतु वर्ग और पादप वर्ग मतलब कि वनस्पति वर्ग। समझ रहे हैं बातों को। तो जीव जब 2 तरह के होते हैं, सजीव जब 2 तरह के होते हैं, तो सजीवों का विज्ञान भी तो 2 तरह का होगा ना। वही बात, विज्ञान किसी पदार्थ के ज्ञान को कहते हैं, तो पदार्थ 2 तरह का होता है तो विज्ञान भी 2 तरह का हुआ ना। इसी तरह सजीव जब 2 प्रकार के होते हैं, सजीवों का विज्ञान भी तो 2 प्रकार का होगा ना। किस किस प्रकार का होगा, एक होगा वनस्पति विज्ञान। सजीव 2 तरह के होते हैं, एक वनस्पति होते हैं, एक जंतु होते हैं। जंतुओं के विज्ञान को क्या कहेंगे, जंतु विज्ञान कहेंगे यानी कि जूलॉजी कहेंगे। और वनस्पति विज्ञान को क्या कहेंगे, वनस्पति विज्ञान यानी कि बॉटनी कहेंगे। बात क्लियर हो गई। स्टेप वाइज हमने चीज़ों को समझा, यही तो है ना विज्ञान। अब हमने क्या कहा, वस्तुओं के बारे में पढ़ते हैं, पदार्थों के बारे में करते हैं। विज्ञान में हम लोग क्या पढ़ते हैं, अभी तक हमने क्या बताया, विज्ञान में हम लोग किसी पदार्थ के विश्लेषणात्मक अध्ययन को हम विज्ञान कहते हैं। किसी पदार्थ के, किसी पदार्थ के, पदार्थ, मैंने विज्ञान के बारे में क्या बताया था, स्टेप वाइज। जैसे विज्ञान पढ़ लिया हमने, तो अब क्या पढ़ेंगे, पदार्थ पढ़ेंगे, क्योंकि इतनी बार इसको डिस्कस तो कर चुके हैं, तो इसको जानना तो पड़ेगा ना आखिर ये है क्या। हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या है। अच्छा हाँ, यहाँ तो ये आपको यही आ गया जिस चीज़ों को, जिसके बारे में मैंने पहले ही डिस्कस कर दिया था कि भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिकल साइंस। भौतिक विज्ञान किसको कहते हैं, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम निजी पदार्थों का अध्ययन करते हैं, भौतिक विज्ञान कहते हैं। बहुत साधारण है। भौतिक शास्त्र किसे कहते हैं, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पदार्थ के भौतिक गुणों का अध्ययन करते हैं। भौतिक विज्ञान का इसको भौतिक शास्त्र कहते हैं, यानी कि भौतिक शास्त्र को ही हम लोग क्या कहते हैं, भौतिक शास्त्र को ही हम लोग भौतिकी भी कहते हैं। इसको जरा कंफ्यूज मत होइएगा। भौतिक शास्त्र और भौतिकी एक है, भौतिक विज्ञान थोड़ा सा अलग है। भौतिक विज्ञान के अंतर्गत आता है भौतिकी एवं भौतिक शास्त्र, ठीक ना। अब विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पदार्थों के रासायनिक गुणों का अध्ययन करते हैं, क्या कहते हैं, रसायन शास्त्र कहते हैं। काफी आसान था, इसको आपने जान लिया। अब हम लोग देखते हैं, देखिए अभी तक हम लोगों ने क्या डिस्कस किया कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पदार्थों का अध्ययन करते हैं,
पदार्थों का अध्ययन करते हैं। विज्ञान किसे कहते हैं? इसके अंतर्गत हम पदार्थों का अध्ययन करते हैं। विज्ञान भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं? जिसके अंतर्गत हम निर्जीव पदार्थों का अध्ययन करते हैं। तो इसमें विज्ञान के बाद और क्या चीज़ आ रही है? पा लीजिए, पदार्थ। बार बार हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? पदार्थ, पदार्थ। जब विज्ञान स्टेप बाय स्टडी है तो विज्ञान के बाद इसमें क्या आ रहा है? पदार्थ आ रहा है। पदार्थ का अध्ययन हम करेंगे ना, तो उसी पदार्थ के अध्ययन को तो विज्ञान कहते हैं। तो आइए हम थोड़ा विज्ञान पढ़ते हैं, यानी कि पदार्थ का अध्ययन करते हैं। अब देखिए, पदार्थ की बात कर रहे हैं तो अब थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। जैसे कि देखिए, मान के चलिए कि मेरे पास यह विज्ञान की बुक है, विज्ञान की पुस्तक है। देखिए, है ना, विज्ञान की पुस्तक आप ही की पुस्तक है। फैमिलियर है ना, इससे परिचित है ना। पुस्तकों से परिचय बनाया कीजिए, पुस्तक से अच्छा कोई मित्र नहीं होता, ठीक ना। अब देखिए, ये विज्ञान की पुस्तक है। मान के चलिए कि आपके पास एक टेबल है, ये कोई टेबल आपने बनाया है, ठीक ना। ठीक। अब टेबल कैसा है इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, मुझे बनाना आता नहीं है, मैं कुछ खास आर्टिस्टिक पर्सन हूँ नहीं। अब देखिए, इस टेबल पे आपकी विज्ञान की पुस्तक रखी हुई है, ठीक ना। इस टेबल पे आपके विज्ञान की पुस्तक रखी हुई है, ठीक ना। अब देखिए, टेबल पे जो ये विज्ञान की पुस्तक रखी हुई है, जरा गौर करिएगा आप। टेबल का ये वाला हिस्सा जो है, ये वाला हिस्सा, ये कहीं ना कहीं पुस्तक, ये जो आपकी पुस्तक है घेर रही है ना, आपकी पुस्तक ने टेबल के इस हिस्से को घेरा हुआ है ना, आपकी पुस्तक ने टेबल के इस हिस्से को घेरा हुआ है ना। समझ रहे हैं बात को? इमेजिन कीजिए, विज्ञान इमेजिन करने की चीज़ है, थोड़ा इमेजिन करके सोचिए। ऑब्वियसली घेरा हुआ है। अब देखिए दूसरी बात, ये हाथ है, इसमें कुछ वजन दिख रहा है, कुछ वजन फील हो रहा है? नहीं फील हो रहा है। तुमने पुस्तक देखा जिसका कुछ वजन है तो ये बुक काफ़ी हल्की, पर इसमें कुछ ना कुछ वजन तो है ना। तो जो वजन है विज्ञान का, ऐसे काफ़ी वजन है। विज्ञान का वजन आपके करियर में भी काफ़ी पड़ने वाला है। विज्ञान अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं और विज्ञान के क्षेत्र में आगे जाते हैं तो आपका करियर अलग ही ऊंचाई पे जाएगा। विज्ञान का वजन तो ऐसे ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा है, पर यहाँ विज्ञान की जो पुस्तक है 10वीं की, देखिए खाली यहाँ था, इस पर कुछ रखा तो थोड़ा तो वजन हुआ ना, थोड़ा तो वजन हुआ ना। थोड़ा जो वजन हुआ तो विज्ञान की किताब में वजन है ना। यह किताब जो कि कुछ स्थान को घेर रहा है और इस किताब में जो कि वजन है कुछ भी, तो हम क्या कहेंगे इसे? कि ये एक पदार्थ है। आप समझ रहे हैं? ये एक पदार्थ है। तो पदार्थ हम लोग किसे कहते हैं? पदार्थ हम लोग उसे कहते हैं जिसमें कोई वजन हो, जिसमें कुछ भार हो, और जो कोई स्थान को घेरे। परिभाषा भी इसकी वही लिखी होगी, पदार्थ। अब देखिए, पदार्थ के बगल में क्या लिखा है? मैटर। इंग्लिश शब्दों को भी जरूर याद रखें, जैसा कि मैंने पहले ही कहा है, और मैं हर एक लेक्चर में ये शब्द दोहराऊंगा। अंग्रेजी के शब्दों को भी जरूर याद रखें, आपके भविष्य में आपको बहुत काम आने वाले हैं ये चीज़, ठीक ना। अब देखिए, पदार्थ किसे कहते हैं? देखिए यहाँ पे पदार्थ की परिभाषा लिखी हुई है। पदार्थ वह है जो स्थान घेरता है एवं जिसका कुछ द्रव्यमान होता है। सीधी बात है। विज्ञान की पुस्तक थी, उसने टेबल का एक स्थान को घेरा और उसमें कुछ ना कुछ वजन है, तो वह क्या हुआ? पदार्थ हुआ। सिंपल बात। अब देखिए, इसके उदाहरण में क्या क्या? सोना, चांदी, पानी, ऑक्सीजन, हवा। अब देखते हैं हम लोग। अच्छा, आप लोग सोना से तो बड़ी बात ही परिचित होंगे। सोना किसे कहते हैं? आपकी मम्मी पहनती है, मेरी मम्मी पहनती है, सबकी मम्मी पहनती है। सोने के जेवर पहनती है, आपकी भाभी पहनती हो, आपकी दीदी पहनती होंगी, है कि नहीं? सोने के जेवर बनते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है हमारे घरों में। हाउस होल्ड के लिए सबसे इंपॉर्टेंट मेटल क्या होता है? सोना होता है भाई। सोना के और भी कई उपयोग है। सोना जो है इम्यूनिटी भी खूब बढ़ाता है, सोना शक्ति भी खूब देता है। स्वर्ण भस्म खाया जाता है ताकि आप में वो शक्ति आए। और सोना और भी चीज़ों में यूज होता है। सोना एक विद्युत का बहुत अच्छा चालक होता है, जिस कारण कि सोना का यूज जो है विद्युत के उपकरणों में भी होता है, ठीक ना। ये सब चीज़ें भी ध्यान रखिए। पर सोना का ज़्यादातर उपयोग जो होता है हमारे घर में, वो जो महिलाओं के जेवर बनाने में, हमारी माताओं बहनों के जेवर बनाने में होता है, ठीक ना। अब देखिए, हालांकि पुरुष भी जेवर पहनते हैं पर कम पहनते हैं महिलाओं की तुलना में। मैं मिसोजिनिस्ट नहीं हो रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। तो ये देखिए, सोना है, मान के चलिए ये सोने की कोई प्लेट, सोने की कोई ईंट है, ब्रिक है, ठीक ना। गोल्डन ब्रिक है ये, ठीक। अब ये गोल्डन ब्रिक जो रखी हुई है सेम आपके पुस्तक की तरह, ये जो एक टेबल पे रखी हुई होगी, ये गोल्डन ब्रिक, इस टेबल पे रखी हुई है ये गोल्डन ब्रिक। इस टेबल का ये हिस्सा कहीं ना कहीं ऑक्यूपाई कर रही है क्या? हाँ, ये टेबल का जो ये हिस्सा है, इस ब्रिक ने ऑक्यूपाई कर रखा है क्या?
ऑब्वियसली कर सका है यार, सीधा दिख रहा है कि हाँ इस जगह को इसने छेका हुआ है। टेबल पे अगर सोने की ब्रिक नहीं होती, मान के चलिए जो खाली टेबल रहता है आपका, खाली टेबल रहता, ये टेबल था जिसपे आपने ब्रिक रख के ये टेबल कर दिया, खाली टेबल रहता तो ये हिस्सा खाली था ना, पर उस पे यहाँ पे सोने की ईंट रखी थी, ये हिस्सा इतना वाला, इतना बड़ा इसका हिस्सा जो है, इतना बड़ा इसका हिस्सा जो है ये कहीं ना कहीं ऑक्यूपाई हो गया क्या? तो यह सोने की ईंट ने स्थान घेरा क्या? अब भार की बात करते हैं तो हम खाली हाथ लेंगे और इस पे हम अभी सोने का ईंट रखेंगे, पर वो सोने की आएगी कहाँ से? उस तक तो हमने ले आया। सोने की ईंट आप लेकर आना, जब पढ़ लिख के कमा के आप आओगे ना मेरे पास, फिर सोने की ईंट लेकर आना गुरु दक्षिणा के तौर पे। तो सोने की ईंट हम ला नहीं सकते, पर इमेजिन करते हैं कि ये हाथ पे एक सोने की ईंट रखी हुई है। मान के चलिए ये जो है चश्मे का कवर, ये सोने की ईंट है, मान के चलिए इसको हमने इस पे रखा, ये वजन नहीं है, हल्का है एकदम, इस पे मैंने रखा, कुछ तो वजन है ना इसका, और सोने की ईंट काफ़ी भारी होगी, उसका वजन होगा, तो सोने की ईंट में वजन है, और सोने की ईंट स्थान घेर रही है, तो क्या सोना पदार्थ है? यकीनन है पदार्थ भाई, बिना कोई शक के, बिना कोई शुबा के। ठीक उसी तरह चांदी की ईंट रही, वह भी स्थान घेरेगा तो वह पदार्थ है, बिल्कुल है, बिना कोई शक के पदार्थ है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। अगर कोई इनकार करे तो उसे मेरे पास लाइए। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या है, पानी है। अब पानी के बारे में पता करें, क्या पानी पदार्थ है? जैसे सोना पदार्थ है, चांदी पदार्थ है, पानी क्या पदार्थ है? देखते हैं। अब देखिए, ये आपका एक गिलास हुआ, अब कहेंगे हरा गिलास कहाँ से आ गया? तो मैंने लाया था चोर बाजार से, और कुछ कोई दिक्कत है आपको? हर एक बात में प्रश्न करने लगते हैं आप लोग। चलिए, ये एक गिलास है, ठीक ना, इस गिलास में पानी भरा हुआ है, हालांकि उजला कलर दूध का होता है, पर मान के चलिए कि ये पानी है, और आप मान लीजिए कि दूध ही है, क्या दिक्कत है? गांव में वैसे भी दूध और पानी मिला के ही बेचा जाता है कि नहीं है? सब हम लोग भी जानते हैं भाई। ये देखिए पानी का गिलास है, और इसमें पानी भरा हुआ है, ठीक, यहाँ तक ये पानी भरा हुआ है। अब एक दूसरा गिलास है, अब एक दूसरा गिलास है, ठीक, ये दूसरा गिलास, ये देखिए गिलास, गिलास का ये हिस्सा जो है खाली है, और गिलास का ये हिस्सा जो है यहाँ पे भरा हुआ है। ये देखिए पानी ने गिलास के इस हिस्से को ऑक्यूपाई कर रखा है क्या? हाँ या ना? कर रखा है ना, हाँ। अब जो कि ये खाली गिलास है, क्या इसका ये हिस्सा ऑक्यूपाई है क्या? नहीं, अभी तो मुझे नहीं दिख रहा ऑक्यूपाई। तो गिलास ने क्या एक स्पेस को ऑक्यूपाई किया क्या? बिल्कुल किया। अब ये गिलास, आप खाली गिलास उठाइए, खाली गिलास आपने हाथ में पकड़ा हुआ है, अब देखिए इसमें कोई वजन है क्या? है, पर गिलास का वजन है, गिलास अपने आप में पदार्थ है ना, ग्लास का वजन है, ठीक है। अब गिलास में हमने पानी डाल दिया, तो क्या ग्लास का वजन तो था, पानी का, पानी भरे गिलास का वजन उतना ही होगा क्या? बढ़ेगा ना वजन। वो वजन कहाँ से आया? पानी से ही तो आया बस, पानी से ही वजन आया। पानी में वजन है, पानी पदार्थ है, पानी स्थान भी घेर रहा है, पानी में वजन भी है, तो पानी पदार्थ है, सिंपल, इतना ही आसान है। अब देखिए ऑक्सीजन, अब ले ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को हम लोग देख पा रहे हैं क्या? जिसको हम लोग देख नहीं रहे उसकी बात क्यों कर रहे हैं भाई? यही तो विज्ञान है ना बॉस, जिसको नहीं देख रहे हैं उसकी भी बात करेंगे, जिसको देख रहे हैं उसकी भी बात करेंगे, जिसको हम नहीं देख पा रहे हैं उसको देखने के कोई ना कोई रास्ते ढूंढेंगे। विज्ञान थक कर हारने की चीज़ नहीं है, विज्ञान है कि आप निरंतर प्रगतिशील रहें, सही हम विज्ञान का। तो हम लोग देखते हैं ऑक्सीजन, आप लोगों ने ऑक्सीजन सिलेंडर तो बहुत देखा होगा, जब ये कोरोना का पेंडेमिक आया था उसमें दुर्भाग्य से हमें इसके चक्कर काफ़ी काटने पड़े ऑक्सीजन सिलेंडर की, बड़ी शॉर्टेज हुई थी इसकी, है ना? भगवान ना करे वो दिन फिर से वापस आए, आप और हम दोनों अपनी अपनी जगह पे स्वस्थ रहें और अपना अपना काम करते रहें, है कि नहीं? ये देखिए ऑक्सीजन सिलेंडर है, हालांकि बड़ा टेढ़ा बना। अब देखिए इसका यहाँ पे भरने वाला होगा, फिल करने वाला, और इसका यहाँ पे ये जो मीटर होता है जो इसका प्रेशर नापता है, बैरोमीटर, वो है, ठीक ना? अब सिलेंडर में ऑक्सीजन मान के चलिए भरा हुआ है, ऑक्सीजन का रंग उजला नहीं होता, ऑक्सीजन रंगहीन गैस है, पर रिप्रेजेंटेशन के लिए कुछ तो हम लोग भरेंगे भाई, नहीं भरेंगे तो दिखाएंगे कैसे कि इसमें कुछ भरा हुआ है कि नहीं? मान के चलिए इसमें ऑक्सीजन भरा हुआ है ऑक्सीजन भरा हुआ है, ठीक ना?
क्या है, ऑक्सीजन भरा हुआ है इसमें। अब कोई सेम सिलेंडर हम लोग बनाते हैं यहाँ पे। हम लोग विज्ञान की कक्षा में सिलेंडर बनाना सीख रहे हैं। मान के चलिए ये एक सिलेंडर है, दूसरा वाला, ठीक ना, है ना, एक सिलेंडर। अब देखिए इस सिलेंडर में हमने कुछ नहीं भरा, इस सिलेंडर में ऑक्सीजन है। ये देखिए सिलेंडर यहाँ से नीचे से फट गया, सारा ऑक्सीजन बह जाएगा गुरुजी, ध्यान दीजिए इस बात पे, समझ रहे हैं। अब देखिए ये वाला ग्रीन सिलेंडर जो है इसमें ऑक्सीजन है, भरा हुआ है, और येलो वाला सिलेंडर खाली है। तो ये जो ऑक्सीजन है ग्रीन वाले सिलेंडर के इस भाग को घेरे हुए है क्या? हाँ, और ये भाग इसका खाली है क्या? ऑक्सीजन के रहने से इसका कोई हिस्सा घेरा गया क्या? बिल्कुल। तो क्या ऑक्सीजन स्थान घेरता है? बिल्कुल घेरता है भाई, इसमें एक भी डाउट, 1% भी डाउट नहीं कि ऑक्सीजन स्थान नहीं घेरता है, दिख रहा है मुझे। अब देखिए, अब कभी ऑक्सीजन के खाली सिलेंडर को उठाइए और ऑक्सीजन का भला सिलेंडर उठाइए। अच्छा, घर में आपके, आपके हमारे घर में दो तरह के बच्चे होते हैं। मैं भी किसी उनमें से किसी एक तरह का बच्चा रहा हूँगा, या तो आलसी या तो फुर्तीला। कुछ बच्चे होते हैं जो काम नहीं करना चाहे, कामचोर होते हैं। कुछ बच्चे होते हैं काम करने में बड़े एक्सपर्ट होते हैं, है कि नहीं? सब घर में इस तरह के बच्चे होते हैं। आप पता नहीं क्या होंगे, आप शायद आलसी होंगे, या आप, हालांकि सुबह उठकर आप पढ़ाई करने आ गए, आप आलसी नहीं होंगे, फुर्तीले होंगे। पर जो दो तरह के बच्चे होते हैं, अब देखिए कि दोनों बच्चों को सिलेंडर उठाने का ही है। हाँ चलिए, एक भरा हुआ सिलेंडर रखा हुआ है आपके घर में, गैस चूल्हा का जो आता है सिलेंडर, जिससे कि हमारी मम्मियाँ खाना बनाती हैं, तो वो सिलेंडर रखा हुआ, दो तरह का सिलेंडर रखा हुआ, एक सिलेंडर में गैस भरी हुई है, एक सिलेंडर खाली है। और दोनों बच्चों को पता है कि कौन सा भरा है कौन सा खाली है। आप बताइए आलसी बच्चा जो होगा कौन से सिलेंडर की तरफ जाएगा? बताइए, भारी सिलेंडर की तरफ जाएगा ना आलसी बच्चा? नहीं, हमेशा आलसी बच्चा हल्के वाले सिलेंडर की तरफ जाएगा, जो कि खाली होगा। खाली सिलेंडर है तो वो हल्का है, पर जो फुर्तीला बच्चा होगा वो हमेशा भारी सिलेंडर यानी कि भरे हुए सिलेंडर की तरफ जाएगा। भरा हुआ सिलेंडर क्या है? भारी है। खाली सिलेंडर क्या है? हल्का है। क्या वजन का अंतर हुआ? वो वजन कहाँ से आया? गैस से ही तो आया ना। गैस में वजन होता है, बिल्कुल होता है भाई। ऑक्सीजन वजन होता है, बिल्कुल होता है। ऑक्सीजन स्थान घेर रहा है, ऑक्सीजन में वजन है, तो क्या ऑक्सीजन एक पदार्थ है? बिना कोई शक के पदार्थ है, कोई शक इसमें नहीं। अब हवा को देखते हैं। अच्छा, वो गाना था ना, हवा हवा मुझको उड़ा ले, मैं वो नहीं गाने वाला हूँ। हवा के बारे में पढ़िए, पढ़ाई लिखाई नहीं, खाली गाना गाना के पीछे भागते आप लोग। हवा के बारे में देखते हैं हम लोग। हवा जो है, बताइए हवा क्या हम लोग देख पा रहे हैं? नहीं, हवा हमेशा पारदर्शी होती है। हवा को अगर हम देख पाते तो हमारे और आपके बीच में, मेरे और आपके बीच में क्या है? आपका वो फ़ोन है, फ़ोन से मैं आपको दिख रहा हूँ, और फ़ोन तक मेरी शक्ल आप तो कैसे पहुँच रही है फ़ोन में? इस कैमरे के थ्रू पहुँच रही है। अगर कैमरा और मेरे बीच में हवा जो माध्यम है वो पारदर्शी ना होता, उससे आर पार ना दिख पाता, क्या मैं आपको कभी दिख पाता? नहीं, हवा पारदर्शी होता है। एक बार क्या हवा यहाँ है नहीं? अच्छा, एक बात तो आपको पता होगा, निर्वात, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ निर्वात होता है। जैसे कि कहीं से भी आप हवा निकाल दीजिए तो वो जो जगह बचती है वो खाली होती है पूरी तरह, उसे ही हम निर्वात कहते हैं। तो जब भी किसी चीज़ में निर्वात होता है उसमें हवा नहीं होती है, पर जब जैसे ही उसमें हवा जाती है तो हवा क्या उस स्थान को घेरती है? बिल्कुल घेरती है, उस स्थान को घेरती है ना। हवा भी स्थान को घेरती है, हवा में भी कुछ ना कुछ वजन होता है। अच्छा, मान के चलिए क्यों नहीं वजन होगा हवा में? हवा किससे मिलकर बनी है? गैसों से मिलकर बनी है ना। हवा में क्या होता है सबसे ज़्यादा, क्या होता है? ऑलमोस्ट 70% के आसपास क्या होता है? नाइट्रोजन होता है। 30% के आसपास क्या होता है? ऑक्सीजन। हालांकि 30% नहीं होता है, उससे कम होता है। और बाकी चीज़ें क्या होती है? CO2 होती हैं, और भी कई गैसें होती हैं हवा में। हवा में गैसें तो हो रही ना। ऑक्सीजन में क्या वजन है? हाँ है, तो हवा में वजन होगा, डेफिनेटली होगा, बिना कोई शक के होगा। नाइट्रोजन में वजन होता है, नाइट्रोजन आसान घेरता है, बिना कोई शक के। नाइट्रोजन ऑक्सीजन जैसे पदार्थ है उसी तरह हवा भी पदार्थ होगा। जब पदार्थों का मिश्रण है तो वो पदार्थ कैसे नहीं होगा? पदार्थ ही हुआ होगा, तो कोई शक नहीं है कि नहीं? अब देखिए, हमने पिछले स्लाइड में देखा था कि पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, सजीव पदार्थ और निर्जीव पदार्थ। अब देखिए पदार्थ की अवस्थाएं, दो तरह की चीज़, अवस्थाएं। और देखिए इंसान कितने तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं, पुरुष या स्त्री। हालांकि पुरुष स्त्री के अलावा भी किन्नर वर्ग भी इंसान हैं, उनको भी हम लोग इंसान के तौर पर लेना चाहें, उनको भी हम लोगों को इंसान के तौर पर लेना चाहिए।
उनको भी हम लोगों को एक्सेप्ट करना चाहिए, यह समाज का हिस्सा है। और ऐसे कभी भी किन्नरों को देखकर आप हंसा मत कीजिए, ठीक ना। ये कभी भी सेंसिबल समाज का हिस्सा, सेंसिबल समाज के लिए अच्छा नहीं है कि वो किसी थर्ड जेंडर को देख के उपहास करे। बात समझ रहे हो ना। तो जैसे पुरुष, स्त्री और ट्रांसजेंडर क्या है, इंसान है, ठीक। तो इंसान का प्रकार हुआ, इंसान का प्रकार हुआ कि मनुष्य अलग अलग तरह के हो सकते हैं। अब मनुष्य की अवस्थाएं क्या क्या हैं? मनुष्य बच्चा होता है, मनुष्य जवान होता है, मनुष्य मनुष्य बच्चा रहता है, फिर जवान आता है, फिर प्रौढ़ होता है, फिर बूढ़ा हो जाता है। मनुष्य की ये अवस्थाएं हैं ना, बाल्यावस्था है, शैशवावस्था होती है, बाल्यावस्था होती है, किशोरावस्था होती है, प्रौढ़ावस्था होती है, फिर वृद्धावस्था होती है कि नहीं। ये मनुष्य की अवस्थाएं हैं। एक ही मनुष्य अलग अलग अवस्थाओं से गुजरता है। स्त्री भी उस अवस्था से गुजरेगी, पुरुष भी उस अवस्था से गुजरेगा, और ट्रांसजेंडर भी उस अवस्था से गुजरेंगे, है कि नहीं। तो वो अवस्थाएं हैं। और पुरुष, स्त्री और ट्रांसजेंडर क्या है, प्रकार है। उसी तरह वस्तु के कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, सजीव और निर्जीव। तो वस्तु के वो प्रकार हुए। अब ये वस्तु की अवस्थाएं हैं, स्टेट्स ऑफ मैटर। कौन कौन सी अवस्था में वस्तु पाए जाते हैं? वस्तु सॉलिड में पाए जाते हैं, वस्तु लिक्विड में पाए जाते हैं, वस्तु गैस में पाए जाते हैं। बहुत ही आसान है, सॉलिड, लिक्विड, गैस आप लोगों ने बचपन से पढ़ा होगा, है कि नहीं। ठोस, द्रव और गैस। हाँ, एक चीज क्या ध्यान देना है आपको, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द्रव लिखा हुआ है, ठीक ना। एक चीज ध्यान क्या देना आपको, एक शब्द होता है द्रव्य, इसका अर्थ होता है पदार्थ। द्रव्य का मतलब होता है पदार्थ। द्रव और ये द्रव एक ही चीज नहीं है। द्रव का मतलब होता है लिक्विड, और द्रव्य का मतलब होता है पदार्थ। तो दोनों थोड़े मिले जुले वर्ड हैं, तो कंफ्यूज मत कीजिएगा। जिसी तरह मैंने भौतिक शास्त्र, भौतिक शास्त्र, भौतिकी और भौतिक विज्ञान में अंतर बताया था, उसी तरह मैंने द्रव्य और द्रव्य में अंतर बताया, ठीक ना। ध्यान दीजिएगा। अब देखिए तीसरा पदार्थ कौन सा, तीसरी अवस्था कौन सी होती है पदार्थ की, गैस। हम लोग नॉर्मली जो देखते हैं कि पदार्थ कितने तरह के देखते हैं, ये देखिए, ये पेन हुआ, पेन क्या है, ठोस है। वहाँ मेरे बॉटल में पानी रखा हुआ है, क्या है वो, पानी लिक्विड है। हमारे और आपके बीच में हवा का एक माध्यम है, हवा क्या है, गैस है। समानता हमने तीन तरह की अवस्थाएं देखी पदार्थ की, ठोस, द्रव और गैस। समानता हमने तीन अवस्था देखी पदार्थ की, ठोस, द्रव और गैस। मैं बार बार सामान्यता क्यों कह रहा हूँ आपको अगले स्लाइड में पता चलेगा, तब तक के लिए हम लोग सामान्यता पर ही रुक जाते हैं, ठीक ना। अब देखिए ठोस की कुछ कुछ पहचान, बच्चों की क्या पहचान होती है, बच्चे शरारत बहुत करते हैं, बच्चे इधर उधर घूमते रहते हैं। बूढ़ों की क्या पहचान है, बूढ़े एक जगह स्थिर रहते हैं। सबकी कुछ ना कुछ पहचान होती है ना। अब ठोस हुआ, द्रव हुआ, गैस हुआ, इसकी क्या पहचान होगी, अब बताता हूँ मैं। ठोस का क्या होता है, देखिए क्या लिखा है, ठोस का आकार निश्चित, आयतन निश्चित। द्रव का आकार निश्चित, आयतन निश्चित। और गैस का आकार भी अनिश्चित और आयतन भी अनिश्चित। अब आकार क्या, आयतन क्या, बहुत बड़ी बात है। देखिए ये पेन है। अब बार बार मैं पेन का एग्जांपल क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि मेरे हाथ में भी पेन है। कुछ और होता तो मैं कुछ कुछ और का एग्जांपल लेता हूँ, लेकिन एक शिक्षक के हाथ में क्या होगा, पेन होगा भाई। तो ये पेन है, इसको मैंने हथेली पे रखा है, तो ये इस तरह दिख रहा है। इसको मैं फिर यहाँ पे बोर्ड पे मान के चलिए यहाँ रख दूँ, कहीं भी बोर्ड पे रख दूँ, मान के चलिए मैं उल्टी हथेली पे रख दूँ, क्या पेन कुछ और दिख रहा है, पेन पेन ही दिख रहा है। पेन इसी शेप में है, पेन ने अपना शेप चेंज किया क्या, नहीं। तो पेन को हम कहीं भी ले जा रहे हैं, पेन क्या अपना शेप चेंज कर रहा है, नहीं। पेन का आकार क्या है, शेप क्या है, वो फिक्स है, डेफिनेटली फिक्स है। और मान के चलिए पेन जो है, मान के चलिए इतना सा स्थान को घेर रहा है, मान के चलिए ये पेन है आपका, ठीक ना, ये आपका पेन है, ये बोर्ड पे इतने से स्थान को घेर रहा है, तो क्या यहाँ जाके ये बड़े ज़्यादा स्थान को घेरेगा, हाँ, नहीं ना, उतना ही स्थान घेरेगा ना। पेन ये कहीं चला जाए उतना ही स्थान को घेरेगा ना, है कि नहीं। जैसे कि आपकी ये विज्ञान की बुक है, जिसे मैं बार बार लेके आ रहा हूँ, और आपको इरिटेशन भी हो रही कि ये बार बार बुक लेकर क्यों आ जा रहे हैं। देखिए ये जैसे बुक है आपकी, ये आपकी बुक है एक विज्ञान की, इस पे लिखा हुआ है विज्ञान। यही बुक को आप यहाँ लेके चले आए तो ये बुक क्या छोटी हो जाएगी, नहीं। ये बुक क्या अपना आकार बदल लेगी, नहीं। विज्ञान का क्या है, विज्ञान की किताब का क्या है, आकार भी निश्चित है और आयतन भी निश्चित है। आकार भी निश्चित है और आयतन भी निश्चित है। आप यहाँ अपने बैग में रखें कि अलमारी में रखें, पढ़ना आपको पड़ेगा ही पड़ेगा, समझ रहे हैं ना, ध्यान दीजिएगा। विज्ञान की पुस्तक का क्या है, आकार और आयतन निश्चित है, तो पुस्तक क्या हुआ, सॉलिड हुआ, ठोस हुआ।
अब हम लोग लिक्विड की ओर देख रहे हैं। लिक्विड, अब दूध का एग्जांपल देखिए, या चाय का एग्जांपल देखिए। चाय, मम्मी आपके सॉस पैन में चाय बनाती होंगी। चाय तो हर एक घर में बनता है भाई, बनता है कि नहीं बनता है। तो ये आपका सॉस पैन हुआ, मान के चलिए। कल छुल दिख रहा है मुझे तो, खैर जो भी हो, चलिए बन गया हमारा सॉस पैन, ठीक ना। इससे अधिक कलाकारी की मुझसे आप गुंजाइश मत कीजिए, मुझे नहीं आती। ये सॉस पैन है और ये हमारा छोटा सा कप है। छोटे छोटे दो कप हैं। मम्मी ने चाय बनाई, चाय इसने कप में डाला मम्मी ने, दादाजी और दादी जी को चाय देने गई मम्मी, ठीक ना। अब देखिए सॉस पैन में, देखिए चाय किस तरह का है। सॉस पैन में चाय इस आकार की है, वही चाय है ना। ये कप में किस आकार की हो गई चाय, इस आकार की चाय हो गई, ठीक है। सॉस पैन में यही चाय इस आकार की थी, कप में इस आकार की चाय हो गई, इस आकार में चाय आ गई। क्या उसका आकार निश्चित रहा, एक ही तरह से दिख रही, नहीं। सॉस पैन में कुछ अलग तरह से दिख रही थी, जैसे उसमें डाला कि कप का, मतलब जहां गया उसी का शेप ले लिया। द्रव्य का क्या गुण होता है कि द्रव्य जहां है वहीं उसी आकार में ढल जाता है। ढलना द्रव्य का गुण होता है। इंसान को भी द्रव्य बन के जीना चाहिए, जहां जाए उसके आधार पर ढल जाए। ठोस बनकर जिएगा टूट जाइएगा, समझ रहे हैं ना बात को। तो जैसे ही हमने सॉसपेन से चाय दोनों कप में डाली तो उसका आकार क्या हुआ, बदल गया। लेकिन क्या ये सॉसपेन में दो कप चाय थी, तो क्या दोनों कपों में वो चाय नहीं आएगी, निश्चित तौर पर आएगी। उसका आयतन तो निश्चित होता है पर आकार बदल जाता है। आकार अनिश्चित होता है द्रव्य का, और आयतन निश्चित होता है। बात समझ गए, बहुत बढ़िया। अब हम लोग आते हैं गैस की ओर। अब हम लोग किसकी तरफ आते हैं, गैस की ओर। गैस के बारे में क्या लिखा हुआ है, आकार अनिश्चित और आयतन अनिश्चित। आकार और आयतन दोनों अनिश्चित, कैसे, आइए देखते हैं। किसका एग्जांपल हमने लिया था, जैसे मान के चलिए आपका घर में जो सिलेंडर होता है आपके घर में जो ये सिलेंडर होता है ना कुछ इसी तरह का। हाँ, ये सिलेंडर है मान के चलिए। इसमें जो गैस भरी हुई है, जो भी मीथेन गैस भरी हुई है, एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, उस गैस को जिस नोजल से हम दबाते हैं, गैस जब हवा में जाती है तो क्या गैस का कोई आकार रहता है। गैस के हमने इस पे रखा तो गैस कंप्रेस्ड है, जैसे ही वो बाहर निकली वो फैल गई, उसका कोई आकार ही नहीं रहा। और क्या उसका आयतन रहता है। आप मान के चलिए कि 1 लीटर इसमें गैस है, उसको जैसा हवा में उड़ा दीजिए और एक पॉलीथीन लेकर उस गैस को लपेट लीजिए, पूरा भर लीजिए पॉलीथीन में, हो पाएगा आपसे, नहीं हो पाएगा। गैस जैसे ही हवा में गई, गैस फैल गई, वो गई हाथ से, गैस हाथ से गई। गैस हाथ से जब चली गई तो गैस में क्या आयतन रहा, नहीं। गैस में क्या आकार रहा, नहीं। दोनों इसके अनिश्चित हुए, तो गैस में क्या हुआ, आकार आयतन दोनों अनिश्चित। बात समझ गया। अब मैंने इसी स्लाइड में शुरू में आपको क्या कहा था बार बार, कि पदार्थ की सामान्यता 3 अवस्थाएं होते हैं। पदार्थ को सामान्यता हम लोग 3 रूप में देखते हैं, ठोस में, द्रव में, गैस में। सामान्यता पदार्थ को हम लोग 3 रूप में देखते हैं, ठोस में, द्रव में और गैस में। बार बार मैं समानता क्यों कह रहा हूँ और एक ही शब्द पे इतना जोर क्यों दे रहा हूँ, बिना कोई कारण के तो नहीं दे रहा हूँ। साइंस स्टेप बाय स्टडी है, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे चीज़ें हमें क्लियर होती जाएंगी। देखिएगा जरा, पदार्थ की चौथी एवं पांचवी अवस्था। पदार्थ की चौथी अवस्था का नाम होता है प्लाज्मा, पदार्थ की पांचवी अवस्था का नाम होता है बीईसी, यानी कि बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। आगे बढ़े या थोड़ा समझ लें, समझते हैं। मैंने क्या किया, सामान्यता पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस। अब समानता होती है ना, पर समानता से थोड़ा सा हम ऊपर जाए तो क्या होगा और थोड़ा सा नीचे जाए तो क्या होगा। अब मान के समानता के समानता कहने से मेरा तात्पर्य क्या है वो मान लीजिए आप, वो देख लीजिए आप। जैसे मान के चलिए हमारा जो नॉर्मल टेम्परेचर है, नॉर्मल प्रेशर है, उस पर पदार्थ की कितनी अवस्थाएं हैं, 3 अवस्थाएं, ठोस, द्रव और गैस। जैसे ही हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो पदार्थ की कुछ अवस्था प्राप्त होगी, जैसे ही टेम्परेचर को हम घटाएंगे तो पदार्थ की कुछ अवस्था प्राप्त होगी। इसी के बारे में कहा जा रहा है कि कुछ गैसें हैं जिनको हम बहुत ज़्यादा गर्म करते हैं तो वो गैसें क्या होती है, प्लाज्मा बन जाती है, वो अपने आप में जलने लगती है, प्रज्वलित हो जाती है।
प्लाज्मा टीवी होता होगा आपके घर में, प्लाज्मा बल्ब होता है, नियॉन बल्ब होता है, उसमें यूज होता है। घर में होता है ना वो 100 वाट वाला बल्ब, वो उसमें प्लाज्मा का ही, प्लाज्मा थ्योरी का ही यूज होता है, ठीक ना। तो प्लाज्मा क्या है, हालांकि प्लाज्मा थ्योरी एक बायोलॉजी में भी उसकी तरफ नहीं जाना, प्लाज्मा के बारे में, प्लाज्मा का ही वहाँ पे इंट्रोडक्शन होता है, प्लाज्मा का ही वहाँ पे यूज होता है, कौन से बल्ब में, 100 वाट के नियॉन बल्ब में। तो जो नियॉन बल्ब होता है ना 100 वाट का, उसको नियॉन बल्ब बोलता है, ठीक ना। तो ये प्लाज्मा का यूज होता है उसमें। अब देखिए बोस आइंस्टाइन, जब पदार्थ किसी भी गैस को हम बहुत ज़्यादा गर्म करेंगे तो वो प्लाज्मा बन जाती है, और कुछ गैसें होती हैं जिनको हम बहुत ज़्यादा ठंडा करेंगे तो वो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट हो जाती है। अब देखिए बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, बोस सत्येंद्रनाथ बोस हमारे ही भारत के हैं। आइंस्टीन को आप खूब भली भांति जानते हैं, अल्बर्ट आइंस्टाइन। तो आइंस्टीन साहब ने ये कहा था कि पदार्थ को जब हम बहुत ठंडा करेंगे तो कुछ ना कुछ पदार्थ की अवस्था एक प्राप्त होगी। सत्येंद्र नाथ बोस ने इसकी गणना की थी कि किस ताप और दाब पे यह प्राप्त होगी। इन दोनों का इसमें अहम योगदान था। हालांकि इसकी खोज 3 वैज्ञानिकों ने की थी, वो वैज्ञानिक अलग थे, पर नाम इनका दिया क्योंकि इन लोगों ने इस चीज़ को कंसेप्चुलाइज किया था, इन लोगों ने इस चीज़ की संकल्पना की थी। बात समझ रहे हो ना। पदार्थ की समानता 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस। पर ताप हम बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं तो पदार्थ की चौथी अवस्था होती है प्लाज्मा, और ताप हम बहुत ज़्यादा घटा देते हैं तो पदार्थ की 5वीं अवस्था होती है पीईसी, यानी कि बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। अब हम लोग देखते हैं कि पदार्थ तो हम लोगों ने देख लिया, अब हम लोग पदार्थ के प्रकार देखते हैं। पदार्थ के एक प्रकार तो हम लोग पहले ही देख चुके हैं, सजीव और निर्जीव। अब पदार्थ के हम लोग दूसरे प्रकार देखते हैं, दूसरी तरह से पदार्थ का प्रकार देखते हैं। तो ये किस आधार पे है मैं बताता हूँ। पहले था सजीव और निर्जीव, जो था वो था जीवन के आधार पर, कि जीवन के आधार पर पदार्थ के कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार होते हैं, एक में जीवन हाँ हो, एक में जीवन ना हो। अब हम लोग देखते हैं पदार्थ की शुद्धता के आधार पर, पदार्थ कैसे बने होते हैं इसके आधार पर। कौन कौन से प्रकार आपको दिख रहे हैं, तत्व, यौगिक और मिक्सचर। तत्व, यौगिक और मिश्रण, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर। अब देखिएगा, तत्व किसको कहते हैं, तत्व हम उसे कहते हैं ऐसा पदार्थ, तत्व एक वैसा पदार्थ होता है जिसमें कि एक ही तरह के कण मिलकर हो, बस एक ही कण हो। अगर कण ए है तो बस ए ही ए है, सारा ए ही हो तो वो पदार्थ क्या होगा, ए होगा, वो तत्व क्या होगा। अब देखिए, ये एक पत्थर का टुकड़ा है, मान के ये एक टुकड़ा है कोई सा भी, इसमें जो छोटे छोटे कण हैं सब कण क्या है, ए हैं। है कि नहीं, मान के चलिए ये ग्रीन वाला जो है ए है, खाली ए है, ये हरा हरा बस ए है। इस पूरे तत्व में कौन, बस कौन से कण हैं, बस ए ही कण है, और कोई कण दिख रहा है मुझे क्या, नहीं दिख रहा है। इसे हम क्या कहेंगे, जो शुद्ध होगा। शुद्ध मतलब क्या होता है, जिसमें कुछ मिलावट ना हो। तो बस ए ही है तो कोई मिलावट है ही नहीं, तो यह शुद्ध पदार्थ हुआ जिसको हम तत्व कह दिए। आगे हम लोग इसको और विस्तार से समझेंगे, पर यहाँ समझिए इसको हम तत्व कह दिए। अब देखिए एक और पदार्थ है कोई, इसमें ए तो है ही भैया, है ना ए, है कि नहीं, दिख रहा है ना, बिल्कुल दिखना चाहिए आपको। अब देखिए इसमें बी भी है कि नहीं, इसमें भी। अब देखिए, अगर आपके पास, अगर यहाँ पे आपके पास 3 ए हैं, 3 ए हैं आपके पास तो 2 बी भी है कि नहीं। 3 ए हैं तो 2 बी भी है, ठीक ना। 3 ए पे 2 बी है, 3 ए पे 2 बी है। देखिए ए और बी ने मिलकर एक फिक्स, एक निश्चित अनुपात में यौगिक का निर्माण किया। ए और बी मिलते हैं और एक निश्चित अनुपात में यौगिक का निर्माण करते हैं। तो यौगिक क्या हुआ, अशुद्ध पदार्थ तो हुए पर निश्चित मात्रा में एक दूसरे से मिले होते हैं, और रासायनिक अनुपात में मिलकर बनाते हैं, रासायनिक प्रक्रियाओं के तहत बनाते हैं यौगिक को, ठीक ना। इसको भी हम थोड़ा आगे पढ़ेंगे, रासायनिक प्रक्रियाओं के तहत यौगिक का निर्माण होता है। और अगले ही लेक्चर में यौगिक के बारे में बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, अभी आप इतना ही समझ लीजिए कि तत्व क्या हुआ, शुद्ध पदार्थ हुआ जिसमें एक ही तरह के कण होते हैं, पर जब 2 कण रासायनिक अनुपात में एक दूसरे से मिलकर कुछ बनाते हैं तो उसको हम यौगिक कहते हैं। अब देखते हैं मिश्रण क्या होता है। मिश्रण जनाब देखते हैं क्या होता है, ये हुआ मिश्रण। इसमें आपका डी है, जेड है, टी है, जेड है, ई है,
एफ है, सी, सी है, ये है, ए है, फिर बी है, और ओ है। क्या है? ओ है। अब देखिए ये बहुत ज़्यादा मिला हुआ, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। ऐसे ऐसे बस एक दूसरे से आपस में मिला हुआ है बिना किसी अनुपात के। मिक्सचर बिना किसी अनुपात के मिला हुआ है, इसको हम लोग क्या कहेंगे? मिक्सचर कहेंगे। ये रासायनिक अनुपात से नहीं मिलकर बना होता है, ये बस यूं ही मिला होता है, फिजिकली मिला होता है। फिजिकली जो जो दो तत्व होंगे, वो तत्व जब केमिकली एक दूसरे से मिलेंगे तो वो क्या बनाएंगे? यौगिक बनाएंगे। जब वो फिजिकली बनाएंगे, फिजिकल भौतिक अनुपात में बनाएंगे, तो वो क्या बनाएंगे? मिक्सचर बनाएंगे। इसको आप यहाँ समझ लिए, आगे हम लोग इसको बहुत अच्छे से समझेंगे, इस बात पर भरोसा रखिए। अब हम लोग आगे के स्लाइड में देखते हैं, आगे की स्लाइड में क्या है आखिर। वाह। अब पदार्थ की बात हमने कहा, तो क्या कहा? पदार्थ अगर एक ही तरह के कण से मिलकर बना है तो उसको क्या कहते हैं? यौगिक तत्व कहते हैं। अगर दो अलग अलग तत्वों के मिलने से बना हुआ पदार्थ, दो अलग अलग कणों के रासायनिक अनुपात में मिलने से बना हुआ पदार्थ, तो क्या कहेंगे? उसको हम यौगिक कहेंगे। और दो अलग अलग, कई अलग अलग तत्वों के, कई अलग अलग कणों के मिलने से, भौतिक अनुपात में मिलने से जो पदार्थ बनता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? मिक्सचर यानी कि मिश्रण कहते हैं। तत्व, पदार्थ, क्या क्या पढ़ रहे हैं हम? कण पढ़ रहे हैं, पार्टिकल पढ़ रहे हैं, है ना? साइंस के को कहते हैं स्टेप बाय स्टेप चीज़ें समझते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं, कोहरा छटते जाता है, कुहासा छटते जाता है। ये याद रखिएगा। विज्ञान क्या है? विज्ञान जो जिंदगी का एक कुहासा भरा पथ है, उसमें आगे हम बढ़ते जाते हैं, कुहासा छट जाता है, चीज़ें हमें आसान दिखने लगती है। विज्ञान इसी तरीकों को कहते हैं। विज्ञान जीवन जीने का एक तरीका है। आइए देखते हैं इसमें क्या लिखा। पदार्थ, पदार्थ को जब हम लोग छोटे छोटे चीज़ों में डिवाइड करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? अणु यानी कि मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल को जब और डिवाइड किया जाता है तो उसको क्या कहते हैं? परमाणु यानी कि एटम। फिर क्या आते हैं? परमाणिक कण, एटॉमिक पार्टिकल आते हैं। एटॉमिक पार्टिकल कौन कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। नवी में आपने भली भांति पढ़ा होगा, और अगर नहीं भी पढ़ा है तो मैं आपको अभी समझाता हूँ। अब देखिए, मैंने क्या कहा था आपको कि विज्ञान के बारे में हमको समय के साथ पता चलता है ना, ऐसे ऐसे आप हम आगे बढ़ते जाते हैं, हमें चीज़ें और क्लियर होती जाती है। इसलिए विज्ञान में कोई चीज़ स्थिर नहीं होती है, चीज़ें बदलती रहती हैं। एक समय में पता चला कि कोई एक पदार्थ है, उसको हमने तोड़ा, तोड़ा को तोड़ा, खूब तोड़ा, और एक छोटा सा कण लाया, और कहा हमने ये पदार्थ का सबसे छोटा कण है, इसको हम लोग और नहीं तोड़ सकते, है कि नहीं? और कहा कि इसको, ये पदार्थ का सबसे छोटा कण, इसको हम लोग और नहीं तोड़ सकते हैं। बात हुई, ठीक है। तो ये सबसे छोटे कण को क्या कहते हैं? उन्होंने कह दिया अणु है। ये पदार्थ का एक बहुत छोटा कण जिसको हम लोग और नहीं तोड़ सकते हैं, उसको क्या कहते हैं? अणु कहते हैं। फिर ये चीज़ें प्रमाणिक हो गई, बात आगे बढ़ने लगी, सब अणु अणु करने लगे, अणु 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 करते रहे, आगे हम लोग बढ़े आगे। फिर बहुत सालों के बाद कोई और वैज्ञानिक आया, उन्होंने कहा नहीं, अणु ही नहीं है, अणु को हम लोग और अगर तोड़ेंगे तो वो एक और छोटा पदार्थ बनता है, उसको हम लोग आगे नहीं तोड़ सकते हैं। देख रहे हैं कि हम आगे नहीं तोड़ सकते हैं। उन्होंने क्या किया? हम आगे नहीं तोड़ सकते क्योंकि उस समय उनके पास वो साधन नहीं थे, या उस समय उनके पास वो तकनीक या ज्ञान नहीं था कि उन वो लोग उससे आगे बढ़ पाते। तो उस समय, अणु के समय में भी लोगों को लगा कि यह पदार्थ का सबसे छोटा पार्टिकल है, कण है। फिर परमाणु के समय में लोगों को यही लगा कि यह पदार्थ का सबसे छोटा कण है। फिर पता चला कि नहीं, परमाणु को तो हम लोग नहीं बांट सकते हैं। पर आगे ही पता चला कि नहीं, परमाणु को भी बांटा जा सकता है। परमाणु को भी हम लोगों ने बांटा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में, क्योंकि ये परमाणु के ही कण है, परमाणु के अंदर के कण है, इसलिए इनको परमाणविक कण कहा जाता है, एटॉमिक पार्टिकल कहा जाता है। और ये इलेक्ट्रॉन होता है, ये प्रोटॉन होता है, ये न्यूट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन क्या होता है? चार्ज लेस होता है, जीरो चार्ज होता है इस पे। ये चीज़ें आप लोग जानते होंगे नवीं की कक्षा में, नहीं भी जानते होंगे थोड़ा थोड़ा, तो हम जहाँ जहाँ इसका देखिए, स्टेप वाइज स्टडी को विज्ञान कहते हैं। इस चीज़ का जहाँ जिक्र आएगा उसको मैं वहाँ पे डील करता चलूँगा, ये मेरा आपसे वादा है, ठीक है ना? फेंक के हवा में आगे नहीं बढ़ाऊंगा, गारंटी देता हूँ, ठीक ना? आगे हम लोग देखते हैं। देखिए, अब हम लोगों ने अभी जस्ट देखा परमाणविक कण यानी कि एटॉमिक पार्टिकल। अब देखिए, ये जो है एटम का जो ये बीच वाला हिस्सा होता है ना, इसको हम, एटम का जो ये बीच वाला हिस्सा होता है, इसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। देखिए न्यूक्लियस में कौन कौन से हैं, ये देखिए, ये है न्यूट्रॉन,
ये है प्रोटॉन, ठीक ना। तो न्यूक्लियस के बीच में जो होते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन क्या होते हैं, न्यूक्लियस के बीच में होते हैं। और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये न्यूक्लियस के चारों ओर ऑर्बिट्स में चक्कर लगाते रहते हैं। न्यूट्रॉन प्रोटॉन घर में बैठे होते हैं और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, चारों बगल घूमते रहते हैं। तो इसी तरह परमाणु का एक परमाणु की संरचना होती है, इसी तरह एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, ठीक ना। आप समझ गए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, ये देखिए रसायन शास्त्र केमिस्ट्री। रसायन शास्त्र केमिस्ट्री 10वीं का सिलेबस, 10वीं में आपको यही पढ़ना है और यही पढ़ के अधिक से अधिक अंक लाने हैं और अधिक से अधिक अंक आएंगे, ये मेरी गारंटी है। इसमें पहला पहला अध्याय आपका कौन सा है, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। बहुत ही आसान है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि जैसे कि हमने अभी तत्व के बारे में जाना, तो दो तत्व आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, कैसे मिलते हैं, मिलने के बाद क्या होता है, मिलने से पहले क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में जो पढ़ेंगे उसे ही हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। और समीकरण क्या होता है कि वो जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं उनको हम लिखते कैसे, उनको हम व्यक्त कैसे करते हैं, उसी का एक तरीका होता है समीकरण। रासायनिक अभिक्रियाओं की भाषा को कहते हैं हम समीकरण, समझ गया। अब देखिए अम्ल क्षारक लवण, जैसे कि हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कराए, वो केमिकल था, केमिकल से केमिकल बना, वो केमिकल कितने तरह के होते हैं, अम्ल होंगे, क्षारक होंगे, लवण होंगे। तो फिर हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे, स्टेप वाइज तरीके से पढ़ रहे हैं। अब देखिए फिर धातु अधातु के बारे में पढ़ेंगे कि वो जो पीरियोडिक टेबल होता है उसके बारे में जो अलग अलग चीज़ें होती हैं, अलग अलग तत्व होते हैं, वो धातु हैं, अधातु हैं, उपधातु हैं, उपधातु हैं, ये सब क्या है आखिर उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर आगे हम लोग क्या पढ़ते हैं, जैसे धातु और अधातु के बारे में पढ़ लिए। एक आता है कार्बन जो कि अधातु है, और कार्बन और उसके यौगिक के बारे में पढ़ते हैं। कार्बन के बारे में एक चीज़ जान लीजिएगा, कार्बन एक ऐसा तत्व है जो कि मोस्टली ज़्यादातर कंपाउंड जो होता है केमिस्ट्री का वो कार्बन ही बनाता है, और कार्बन के बारे में हमें बहुत पढ़ना होता है। कार्बन की एक केमिस्ट्री के 3 ब्रांचेज होते हैं, और जब हम आगे पढ़ेंगे ना, या इसी में हम लोग जो पढ़ेंगे, तो देखिए 3 ब्रांचेज होते हैं केमिस्ट्री के, और उसमें से एक ब्रांच जो होता है वह कार्बन के बारे में हमें पढ़ना होता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं उसके बारे में, उसमें हम लोग बस कार्बन के कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं, पता है ना। उस केमिस्ट्री को मतलब समझिए कि कार्बन इतना ज़्यादा वेटेज रखता है कि एक अकेला तत्व, इतने सारे तत्व हैं पीरियोडिक टेबल में, एक अकेला तत्व अपनी एक पूरी केमिस्ट्री बना के बैठा है। कितना महत्वपूर्ण होगा वो, और काफ़ी मज़ेदार है, आप चिंता मत कीजिएगा, काफ़ी मज़ेदार। परमाणु उसमें क्या पढ़ते हैं हम लोग, कार्बन के यौगिकों के बारे में पढ़ते हैं। फिर आता है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, ये एक समरी होता है केमिस्ट्री का। समरी क्या है, पीरियोडिक टेबल होता है, आवर्त वर्गीकरण, आवर्त सारणी। उसमें हम लोग देखेंगे कि किस तत्व को किधर रखा गया, किधर नहीं रखा गया, क्या कारण था, नहीं था, वगैरह वगैरह, उन सब चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आगे हम लोग इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, और जहाँ भी कहीं मुझे ये लगा कि यहाँ पे पीछे की कक्षा का कोई लिंक है, और हो सकता है कि वो चीज़ आपको क्लियर ना हो, या वो चीज़ आपने पढ़ी हो पर आपको याद ना हो, पर मैं उसका जिक्र जरूर करता चलूँगा, ठीक ना। हम लोग जब भी आगे बढ़ेंगे तो पीछे की चीज़ों को छोड़कर कभी नहीं बढ़ेंगे, ये मेरा आपसे वादा है। यह जो प्लेटफॉर्म है आपके पास, ये जो माध्यम है आपके पास, ये आपको वादा करता है कि आप कभी भी किसी भी तरफ से कभी भी अपने आप को ये नहीं समझे कि हम अकेला रह गए या हम पीछे छूट गए। ये हम लोग यह उसूद को आप तक इसलिए लेकर आए तब ताकि आपको ज़रा सा भी यह महसूस ना हो कि आप कहीं ना कहीं शिक्षा की दौर में पीछे रह गए। आप और हम मिलकर इस बिहार के भविष्य को बेहतर बनाएंगे, ऐसा मैं आपसे वादा करता हूँ, और आपको भी यही वादा मुझसे करना होगा। आइए हम और आप मिलकर जुड़ते हैं इससे, और बिहार के इस भविष्य को उज्जवल बनाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार।